आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। यूपी की सबसे हॉट सीट वाराणसी इन दिनों चर्चा का विषय है और हो भी क्यों ना, आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो है वाराणसी में लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान 1 जून को होने हैं, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 14 मई को नामांकन दाखिल किया था। लेकिन आज चर्चा का विषय पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि श्याम रंगीला है। जी हाँ, ये वही श्याम रंगीला हैं जो कि अपनी कॉमेडी और मिमिक्री की वजह से काफी फेमस है। बता दें कि श्याम रंगीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो गया है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल भी किया था, लेकिन उनका नॉमिनेशन चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर श्याम रंगीला ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है। आइए पहले देखते हैं कि क्या कुछ आरोप लगाए हैं श्याम रंगीला ने। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहां के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप। उसके बावजूद हमने वहां पे इंतजार किया डीएम साहब का। डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक है ये, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहाँ से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नोट रिसीव्ड 11:50-60 का 50-55 मिनट का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। अब ये सबूत आपने देख लिए, हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे। अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। तो ये आपने देखा कि श्याम रंगीला ने क्या कुछ कहा है अपने वीडियो क्लिप में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन कैसे दाखिल होता है और कैसे खारिज होता है और चुनाव आयोग के क्या गाइडलाइंस हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन भर सकता है नामांकन। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधानों के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो किसी भी चुनावी क्षेत्र से कुछ विशेष और जरूरी योग्यताओं के आधार पर अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। लेकिन ये नियम केवल लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए ही लागू होते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का संबंधित राज्य का वोटर होना बहुत जरूरी है। एक्ट के मुताबिक चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रत्याशी या प्रस्तावक को चुनाव आयोग द्वारा तय की गई आखिरी तारीख तक अपना पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना होता है और प्रस्तावक वो हो सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो या जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है तो उन्हें केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। दरअसल निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पर उस इलाके के 10 मतदाताओं के सिग्नेचर होने चाहिए और अगर कोई रिजर्व सीट से लड़ना चाहता है तो नामांकन पत्र में ये बताना जरूरी है कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का या जनजाति से है।
चुनाव लड़ने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होती है। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को 25,000 और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए जमा करने होते हैं, जिसे जमानत राशि कहते हैं। लेकिन आरक्षित वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों के लिए ये राशि आधी हो जाती है। राजनीतिक पार्टी के तो चुनाव चिन्ह पहले से ही तय होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह की, तो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना में जारी कुछ फ्री सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें चुनकर। अब बात करते हैं हलफनामे की। तो बता दें कि हलफनामे में उम्मीदवार को कुछ विशेष डेटा देने की जरूरत होती है। आय, आधार, पैन का ब्यौरा देना बहुत जरूरी है। साथ ही किसी भी तरह की वित्तीय देनदारी की भी जानकारी देनी होती है। खास तौर पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता कितनी है, इसकी जानकारी भी देनी आवश्यक है। यदि उम्मीदवार किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा है या उस पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा है, तो इस तरह की जानकारी हलफनामे में देनी होती है। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया हो और खास तौर पर उसे कम से कम 2 साल की सजा हुई हो, तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बता दें कि कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। अब हम आते हैं अपने सबसे अहम मुद्दे पर कि आखिर क्यों खारिज होता है नामांकन। तो बता दें कि एक बार नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव आयोग प्रत्याशियों की हर एक जानकारी की बहुत ही बारीकी से जांच करता है। इस जांच के ही दौरान कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य तौर पर इसके लिए कई सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं, जो हम आपको बताते हैं। नामांकन के कागजों पर प्रत्याशी या अपेक्षित संख्या में प्रस्तावकों के सिग्नेचर न होने पर नामांकन रद्द हो सकता है। यदि आपने अपेक्षित जमानत राशि जमा नहीं की है, ये भी नामांकन रद्द होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि प्रत्याशी किसी दूसरे चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है और उसने मतदाता सूची में अपना नाम होने का प्रमाण नहीं दिया है, ये भी एक कारण है जिससे आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। यदि प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक अपने निजी संपत्ति, परिवार और आपराधिक मुकदमों के ब्यौरे संबंधित जानकारियां हलफनामे में नहीं दी है, तो आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी का पूरा पता नहीं लिखा होने पर भी नामांकन रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा तय तारीख तक यदि नामांकन दाखिल नहीं किया गया हो या फिर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आरओ या एआरओ के सामने तय स्थान पर नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया गया हो, तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म में कुछ दिक्कत आई तो क्या किया जा सकता है। अगर किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर अफसर द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, तो प्रत्याशी को इसका जवाब देने के लिए कुछ समय या मोहलत दिए जाते हैं। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह के मामलों पर सुनवाई को अगले दिन के लिए टाल सकता है। इस तरह के मामलों पर सुनवाई नामांकन वापसी की तय तारीख के दिन दोपहर 3 बजे तक पूरी करनी होती है। नामांकन स्वीकार होने के बाद भी कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस नहीं ले सकता है। चुनाव आयोग द्वारा नामांकन वापसी की तारीख भी तय की जाती है। इच्छुक उम्मीदवार उस तारीख पर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बीत जाने पर पीछे हटने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो आज के इस सेगमेंट में हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन रद्द किया जा सकता है। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।